हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना इंटीग्रेशन करेंगे थोड़ा सा आगे का डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमने लास्ट क्लास तक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए हमको कुछ भी ज़्यादा माइंड में नहीं करना है, ध्यान रखिए एकदम बेसिक है आपका। यहाँ पर आपको नॉर्मल क्वेश्चन को इनडेफिनेट जैसे ही क्या करना है, सॉल्व करना है। पर उसके बाद क्या करना है, हमको कुछ वैल्यूज़ पुट करनी रहती है कुछ इंटरवल में, और वो वैल्यूज़ जो हैं इंटरवल में उन्हें हम लिमिट कहते हैं। ठीक है ना, बस उसको पुट करना हमें क्या करना है, सीखना है। तो मान लेते हैं आपके पास कोई एक फंक्शन है, लेट स्मॉल f(x) इज़ अ फंक्शन, इज़ दैट क्लियर। कोई फंक्शन है, इसका मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ कुछ ऐसा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f(x) ऑफ dx। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे को मिलता है f(x) प्लस c। ये कैपिटल में मिल जाता है मेरे को आंसर, ये क्या मिल जाता है मेरे को, कैपिटल में आंसर मिल जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसी में मेरे को लिमिट रखना है, क्या करना है, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन की कैटेगरी में ले जाना है मेरे को। किसकी कैटेगरी में ले जाना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की कैटेगरी में इसे रखना है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कर दूंगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx कर देता हूँ a से b। इज दैट क्लियर। यहाँ पर a और b जो है ये क्या है, लिमिट है। जहाँ पर a जो है ये नीचे वाली, इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसे, लोअर लिमिट। ठीक है ना, निम्न सीमा कहते हैं हिंदी में। और इसे b को हम कहते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसे, अपर लिमिट, मतलब कि उच्च सीमा। समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे करके। अब मैं जब इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे को यही मिलेगा। क्या मिलेगा, ये सॉल्व करूँगा तो कितना होगा, कैपिटल f(x) प्लस c, कितना होगा a to b। पहले क्या होगा, ये फंक्शन जो x का है, यहाँ पर आप एक बार b रखेंगे, फिर माइनस लगा के क्या रखेंगे, a रखेंगे। कैसे, ज़रा ध्यान देना। तो क्या होगा मेरा इसमें, नॉर्मल तरीके से देखूँ मैं, तो कितना होगा f(b) प्लस c में तो रखना नहीं है, फिर माइनस, फिर कितना होगा f(a) प्लस c। ये क्या हो गया मेरा, इस तरीके से मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो कितना हो जाएगा, f(b) प्लस c माइनस f(a) माइनस c, c से c कैंसिल। तो मेरे को फाइनल जो मिलेगा वो i इज इक्वल टू कितना मिलेगा, f(b) माइनस f(a). इज़ दैट क्लियर। ये मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट रखने के बाद फंक्शन मेरा बन जाएगा। इज़ दैट क्लियर। मैं इसे एक फाइनल तरीके से यदि मैं आपको समझा दूं तो ऐसा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b ऑफ f(x) किस में लिखा जा सकता है, f(b) माइनस f(a) में। ठीक है। इसका कारण क्या, आपको c लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका कांस्टेंट रहता है वो लिमिट रखने के बाद क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल सा कंसेप्ट है। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए, जैसे ये हमारी सफिशिएंट है, आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि i इज इक्वल टू कितना हो, इंटीग्रेशन a से b तक हो, ठीक है, और ये फंक्शन जो है हमारा f(x) dx, सॉल्यूशन के बाद कैसा आ जाता है, माइनस आ जाता है, जैसे माइनस f(x) हो जाता है। ठीक है, इसको मैं भी समझा दूंगा क्या मतलब है मेरा, माइनस f(x) हो जाता है तो a to b। तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला तो ये है कि माइनस बाहर निकालो, फिर कितना रखो आप, f(x) करके आपको a से b आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा आपका, आप इसे माइनस कितना होगा, अपर लिमिट माइनस कितना होगा आपकी लोअर लिमिट। ठीक है, आपका कितना हो गया, ये लोअर लिमिट। फिर आप क्या करेंगे, i इज इक्वल टू माइनस का अंदर ट्रांसफ़र कर दें तो कितना हो जाएगा, f(a) माइनस f(b). इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी आपके पास तरीका है। पर एक तरीका और है जो इंटीग्रेशन का रूल्स ही है, उस रूल है, माफ़ करना, तो वो रूल जो है आपका, आप उसको क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, अगर आपको याद रहता है तो। और अगर नहीं रहता है तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ ऐसा है कि जैसे इसी फंक्शन को देखिए आप, क्या है हमारे पास, i इज इक्वल टू कितना है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ कितना है, a से b f(x) dx। अगर ऐसा आ जाता है, माइनस कैपिटल है, ठीक ना, x ऑफ कितना है, a से b। इस माइनस को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको i इज इक्वल टू क्या कर दोगे आप, लिमिट को चेंज कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर, f(x) कितना होगा आपका,
B/A हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका B/A? लिमिट जो है अपर लोअर में चेंज हो जाएगी, लोअर अपर में हो जाएगी। तो आपके पास आंसर कितना आएगा? I = FA माइनस FB। बात वही है, आप देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, द सिचुएशन इज सेम। तो ये क्या है आपका बेसिक कंसेप्ट है किसका? डेफिनेट इंटीग्रेशन का। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम यहाँ पर एलिमेंट्री कैलकुलस पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री कैलकुलस का मतलब होता है बेसिक, ना कि स्पेशल मैथमेटिक्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या है? कंसेप्ट है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ध्यान देना, एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से इसके कंसेप्ट होने वाले हैं। आपको यहाँ पर सी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट क्लियर। सी जो है आपका जो कांस्टेंट है वो कट जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, आपके पास यदि मैं बोलूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन है x², इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट किस में? 3 to 4 पे करना है, ठीक है ना। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ज़्यादा मैं लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन कहाँ से कहाँ तक? 3 से 4 पे करना है हमको। तो कुछ नहीं है, नॉर्मल तरीके से तो हमसे बनता है I = इंटीग्रेशन 3 to 4 कितना है? x² ऑफ dx। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा? फॉर्मूला x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो कितना होगा? x2 + 1 अपॉन 2 + 1 3 to 4, नो इशू। तो कितना हो जाएगा? x³ अपॉन 3 कितना होगा? 3 to 4। या तो 1/3 को बाहर निकाल लो या अंदर ही रहने दो, कोई इशू नहीं है, बाहर निकाल लेते हैं। 1/3 तो अंदर कितना होगा? x³ 3 to 4। एक बार x की जगह 4 आएगा, माइनस करके x की जगह क्या आएगा? 3 आएगा। ये हमारे वैल्यू का सब्सटीट्यूशन है, लिमिट रखने का तरीका है। तो कितना आएगा? 1/3 4 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3। इज दैट क्लियर? होगा 1/3 कितना होगा भाई अपना? 64 माइनस 27। इज दैट क्लियर? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 1/3 कितना होगा? 7 3। इज दैट क्लियर? ये हमारा क्या हो जाएगा? इतना। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 37/3। दैट इज योर आंसर। क्लियर? यहाँ तक तो आपने वैसे भी पढ़े हो, यहाँ तक, इतना तक तो हम पहले भी करते थे, बस +C लगा देते थे। लेकिन अब +C लगा के इसके आगे का थोड़ा सा और करना है, वैल्यू पुट करना है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बस नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व करो जैसा हमने किए हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, नो इशू। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर कोई भी हो, इस वाले रूल से देखते हैं अपन, इस रूल से, ठीक है। जैसे क्या है हमारा? sin t dt कितना है हमारा? π/6 से π/3। ये है हमारा। मैं कोई ज़रूरी थोड़ी कि हम हमेशा x लें, t भी ले सकते हैं। तो हमारा फंक्शन t के हिसाब से वेरी करेगा। क्लियर? तो हमारा फंक्शन t का फंक्शन है, मतलब टाइम के हिसाब से t जो भी क्वांटिटी आप मानोगे उसके हिसाब से क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है, ऐसा हम इसे बोल सकते हैं। तो आपको पता है पाई = कितना होता है? 180 डिग्री, पता है ना। तो π/6 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 30 में। और π/3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 60 में। इज दैट क्लियर? तो लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। क्लियर? तो क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप जब मैं करूँगा इसे सॉल्व? तो ये लिखा ही देते हैं I = वैसे तो मैंने फंक्शन में ही लिख दिया यहाँ। कितना होगा? π/6 से π/3 कितना होगा? sin t × dt। देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। तो क्या होगा आपका? इसका कितना होगा? माइनस cos t होगा ना, π/6 से π/3। तो कितना आएगा? माइनस को बाहर निकाले, कितना आएगा आपका? यहाँ देखो इधर पे, cos t π/6 से π/3। तो कितना होगा? माइनस जस्ट सी, ये कितना होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो cos π/3 माइनस cos π/6, ठीक है ना। तो कितना होगा हमारा? माइनस, इधर ध्यान दो, समझना। π/6 मतलब कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। तो π/3 माफ़ करना, 60 डिग्री। तो ये कितना होगा? 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी? 30 की √3/2। तो कितना आएगा आंसर? इसको माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस √3/2। तो कितना आएगा? √3 माइनस 1/2। ये तुम्हारा क्या है? आंसर है। कोई इसमें दिक्कत है नहीं। अगर मान लेते हैं मैं इसकी लिमिट को चेंज कर दूं, π/6 से π/3 कर दूं,
तो उस समय क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी π/6 और लोअर लिमिट हो जाएगी क्या, π/3। अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो हमारा ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यदि मैं माइनस को यहाँ से चेंज कर दूँ तो। मेरी बात समझ में आई ना। तो ये क्या है हमारा, इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम इसको फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे 2-4 क्वेश्चन और कराता हूँ। तो अब हम थोड़े से 2-4 क्वेश्चन और आगे करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2t dt, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे इसको, मान लेते हैं I इज इक्वल टू, सॉल्व कर रहे हैं 0 to 2, कितना है हमारे पास 2t dt, तो कितना होगा 2 बाहर। ठीक है, तो कितना होगा इंटीग्रेशन आपका 0 to 2t ऑफ dt। इज दैट क्लियर। ये हमारा इतना फंक्शन आ गया। तो 2 इसको क्या लिख सकते हैं, t²/2, 0 to 2 कैंसिल, t² कितना आएगा 0 to 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2² माइनस 0², कितना हो जाएगा 4 - 0, आंसर क्या होगा 4। नो इशू। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारे पास कॉस का करना है, कॉस टी का करना है। ठीक है ना, कॉस टी का कर देते कहाँ से, 0 से पाई पर। ठीक है ना, कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखो I इज इक्वल टू, सॉल्यूशन है ये, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, किसका है कॉस टी का dt के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा साइन टी हो जाएगा। कॉस का कितना होता है साइन, 0 to पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना होगा साइन पाई माइनस साइन 0, तो कितना होता है साइन पाई 180 डिग्री, 0 माइनस साइन 0 0, आंसर कितना आ गया 0। कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी तरीके से है। अगर आप इन्हें सॉल्व करना चाहो तो आपसे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे tan² x है। ठीक है ना, क्या है आपका tan² x का करना है हमको, मैं बोल देता हूँ π/3 से π/6 के बीच में करना है। ठीक है ना, उल्टी लिमिट हो गई है एक्चुअल में, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ π/6 से π/3 के बीच में करना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप इसे कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं हमारा। मैंने मान लिया इसे करना है सॉल्व, तो करना क्या है इसे ध्यान दो। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बस tan² x को सॉल्व करना है हमको, बाकी तो लिमिट हम इसको रखा ही लेंगे जैसी भी आएगी हमारी। समझ रहे हैं ना आप, मेन कहाँ दिमाग लगाना है आपको, इसको सॉल्व करना है फंक्शन को। फंक्शन जैसे ही सॉल्व हुआ वैल्यू आपकी पुट करोगे, आंसर आ जाएगा, नो इशू। तो I इज इक्वल टू कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, π/6 से π/3, कितना है tan² x ऑफ dx। tan² x का कोई फार्मूला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमको एक चीज़ पता है लेकिन कितना होता है sec² x इज इक्वल टू 1 + tan² x, याद है 10th क्लास में आपने आइडेंटिटी वगैरह पढ़ी होगी, ये वही है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं tan² x को, tan² x को लिख सकते हैं sec² x - 1, नो इशू, रख देते हैं यहाँ। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, π/6 से π/3, तो कितना होगा sec² x - 1 ऑफ dx। इज दैट क्लियर। तो रख देते हैं इसकी, चाहो तो इन दोनों को अलग अलग कर लो या फिर एक ही साथ कर दो, हमको पता है अच्छे से sec² x का कितना होता है tan x, और इसका कितना होगा 1 का x, कितना होगा π/6 से π/3, पता है ना। आप इंटीग्रेशन करोगे दोनों का अलग अलग तो कितना आएगा, इसका sec² x का कितना होगा tan x और 1 का कितना होगा हमारा x। कोई इशू नहीं, लिमिट रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कहाँ रखोगे इन x की जगह पर, तो कितना होगा आपका, यहाँ देखो 10, ये लिमिट कहाँ रखी जाएगी आपकी, इसकी जगह, तो कितना होगा आपका π/3 माइनस कितना होगा π/3। ठीक है ना, अब माइनस लगा के इसके बाद फिर से रखना पड़ेगा एक बार लिमिट, कौन सी, ये लोअर लिमिट, तो कितना होगा 10 π/6 माइनस π/6 ये ब्रैकेट में। इज़ दैट क्लियर, इस तरीके से हमको रखना पड़ेगा। तो 10 π/3 मतलब 10 60 डिग्री कितना होता है भाई, √3 पता होगा। ठीक है, और माइनस π/3 तो π/3 ही रहेगा, और माइनस यहाँ देखो 10 π/6 मतलब 30 डिग्री कितना होता है 1/√3,
माइनस पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 ही रहेगा। ब्रैकेट ओपन कर दूँ, कितना आएगा आपका √3 माइनस 1/√3, ठीक है। यहाँ देखो माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। सॉल्व कर दो, आपका आंसर कितना होगा। इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा I इज इक्वल टू कितना होगा 3 माइनस 1/√3। इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो भाई एलसीएम कितना आ जाएगा 6। ये माइनस है, ठीक है, इसको माइनस रहने देते हैं, कोई इशू है नहीं। तो कितना हो जाएगा माइनस पाई बाय 6 कर देता हूँ, डायरेक्ट आंसर हटाओ तो माइनस पाई बाय 6। इज़ दैट क्लियर। इससे इसको डिवाइड करोगे माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा। तो कितना होगा I इज इक्वल टू आंसर आएगा 2/√3 माइनस पाई बाय 6। ये तुम्हारा क्या है आंसर, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, चल जाएगा ना आपका। ये क्या है आपका, इसका आंसर है। तो मतलब ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू क्या कर सकते हो आप, इसको सॉल्व कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है हमको किसका, 0 से 2 तक करना है 2x माइनस 1 का dx का। तो इसका क्या करोगे आप, ध्यान दो, इसका 2x के लिए क्या करोगे आप, इसका इंटीग्रेशन देखो 2 तो कांस्टेंट रहेगा, इसका कितना होगा x² 2 और माइनस इसका x 0 से 2, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस, ये कोई मैंने याद नहीं किया है, डायरेक्ट है। आप इसका अलग लोगे तो 2 का 2 आएगा, x का कितना हो जाएगा x² 2 माइनस 1 का कितना हो गया x, लिमिट रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना होगा आपका x² माइनस x 0 to 2, तो कितना है 2 की स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, माइनस 0² माइनस 0, ये टर्म तो पूरी 0, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो कितना होगा 4 माइनस 2, आंसर कितना आ गया 2। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम थोड़ा सा मतलब समझते हैं इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। जब कोई फंक्शन हम लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं यही लिखा हमने 2dt, इसका मतलब क्या है 2t dt, इसका मतलब क्या है। इन सब चीज़ों की हम क्या करेंगे, मतलब को समझेंगे और हम अपने इंटीग्रेशन को यहीं पर विराम देंगे, कंप्लीट करेंगे एक्चुअल में, ठीक है। आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फाइनल टच जो है वो इस बात पर है कि जो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, हम इंटीग्रेशन में करते क्या हैं, निकालते क्या हैं, एक्चुअल में हमें क्या करना है, उस चीज़ को पढ़ना है। देखिए हमने मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू 2x, ठीक है ना, कोई एक छोटा सा हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x। इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, मान लेते हैं x के रिस्पेक्ट में मेरे को इंटीग्रेशन करना है। तो मैं इसे लिखूँगा कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y ऑफ dx, या फिर मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। पर आपको पता है कि ये एक्चुअल में क्या है, ये मेरा फंक्शन है x का। अगर मैं x की वैल्यू रखूँगा तो मेरे को y की कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। जैसे x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो y की वैल्यू मेरे को 0 मिलेगी। अगर x की वैल्यू मैं 1 रखूँ तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। x की वैल्यू 2 रखूँ तो y की वैल्यू 4 मिलेगी। मतलब मैं इस तरीके से रख के x और y के बीच में ग्राफ को प्लॉट कर सकता हूँ। तो x और y के बीच में जब मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा। ध्यान देना ज़रा कैसा है, मैं सिर्फ जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ, एक्चुअल में ग्राफ को प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ जनरली समझा रहा हूँ मैं आपको है क्या। ये मान लेते हैं मेरा x एक्सिस है पॉजिटिव, और ये मेरा क्या है मान लेते हैं पॉजिटिव y एक्सिस है, और ये नीचे नेगेटिव y और यहाँ पर नेगेटिव x एक्सिस है। मान लेते हैं मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना। तो ये लाइन मेरे को कुछ ऐसी मिल जाती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ऐसा मान लेता हूँ ये मेरी क्या है y इज इक्वल टू 2x है, कि क्या है ये लाइन है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है मान के चलो। तो इस ग्राफ में कोई भी एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ, रैंडम पॉइंट मान लेता हूँ, ये ले लेता हूँ एक पॉइंट, ठीक है ना, P ले लेता हूँ, A नाम दे लेता हूँ, जो नाम दे दिया। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, x y हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये मेरी x होगी, और ये जो डिस्टेंस यहाँ पर बनी है ये मेरी क्या होगी, y होगी। समझे, कोई इशू तो है नहीं। ये तो ग्राफ में इतना तो आपको आता है।
और अगर नहीं आता है तो फिर आपकी स्थिति दयनीय है, ठीक है, फिर आप पर दया की जा सकती है। तो आप इसे थोड़ा सा सीखें, इसे समझें, 10th क्लास का है, बेसिक है, और नहीं आता तो आप मेरे को बताइए, वो भी समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, ये मेरे x और ये क्या है, मेरे y कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा y = 2x है। तो जैसे मैंने क्या लिया, इसका इंटीग्रेशन किया, ये dx नाम की टर्म आ गई। तो dx क्या है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंशिएबल एलिमेंट होता है, बहुत ही छोटा सा। तो मैं मान लेता हूँ वो एलिमेंट कितना है, ये है, ये इतना एलिमेंट जो है, अगर मैं इसको समझाऊँ तो ये मेरा जो एलिमेंट की डिस्टेंस है, यही क्या है, मेरी dx है, ठीक है ना। थोड़ा सा इस तरफ और थोड़ा सा इस तरफ, दोनों पॉइंट के। तो मान लेते हैं ये मेरा y का थोड़ा सा ये एलिमेंट है, ये वाला हिस्सा। अगर मैं इसमें ड्रॉ करूं तो ये जो है इस तरीके से मैं इसमें ला लेता हूं, ऐसा। समझ पा रहे हैं आप, ये पूरी की पूरी पट्टी बन जाएगी कुछ इस तरीके से, समझ रहे हैं आप, ऐसा। इस तरीके से क्या कर सकता हूँ मैं, इसके बारे में मान सकता हूँ। तो ये जो स्ट्रिप बनी है आपकी, ये वाली, ये स्ट्रिप जो है, ठीक है ना, इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है, आप समझना ज़रा, इसकी हाइट कितनी है, y, इसकी विड्थ कितनी है, dx। अगर मैं बात करूं एरिया की बात करूं इस स्ट्रिप की, तो कितना होगा, y × dx। आपने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जो आपने फंक्शन y × dx लिया है, वो क्या है, इस छोटी सी पट्टी का आपने एक्चुअल में एरिया निकाल लिया, ठीक है ना। पर आपने एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि ये यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको समझाता हूँ ये कैसा है, ठीक है ना। जूम तो मैं कर नहीं सकता, तो फिर भी आपको समझाता हूँ। ये पट्टी जो ऐसी है, इस तरीके से, ये इतना सा एरिया मैंने इतना बड़ा बना दिया, ठीक है। ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। और ये बीच वाली लाइन जो थी, जिसको हमने कोई पॉइंट लिया था x y, ये हमारा कुछ ऐसा है। हमने y को इस वाली लाइन के हिसाब से या इस लाइन के हिसाब से हमने मान लिया कि यहाँ तक हमारा क्या था, y था। तो आप देखो ज़रा, इसमें इस एरिया में ये वाला हिस्सा क्या है, एक्स्ट्रा है। ये हिस्सा कैसा है, एक्स्ट्रा है। समझ में आ रहा है ना आपको, मतलब हमारा एरिया तो भाई इस जगह का है, ऐसा हमारा, हमने इस हाइट को लिया है, मतलब हमारा dx ये पूरा इतना एरिया को कवर करता है। समझ में आया ना, इतने एरिया को कवर करता है। तो ये हिस्सा यहाँ पर एक्स्ट्रा है, जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है। पर उसके अपोजिट ये हिस्सा भी तो एक्स्ट्रा है, जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों हिस्सों को जब आप चेक करोगे तो ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो बाउंड होता है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड जो होते हैं, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो आपके पास जो नेचुरल एरिया रहता है वो यही आ जाता है। कितना एरिया आ जाता है आपका, ये इतना एरिया ही निकल के सामने आ जाता है। अब इसके अंदर अगर और डीप में जाओगे आप, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता जाएगा और हमारा लेक्चर जो है इलास्टिक जैसे खिंचता जाएगा, ठीक है। तो हमको उस पर दिमाग लगाना नहीं है, और मेन चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ उस चीज़ को क्या करना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये एरिया हो गया ऐसा। तो इतने से एरिया में आपने क्या निकाल लिया, y dx। अगर मैं बोलूँ फिर से अगला वाला y dx निकालूँ, तो आप क्या करोगे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो कमेंट कर देना, समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अलग तरीके से इसका लेक्चर ही बना दूंगा मैं, रियल एनालिसिस से समझा दूंगा, रियल एनालिसिस से समझा दूंगा, कॉलेज का एक पोर्शन है। अब इसके आगे जैसे छोटा सा पॉइंट और ले लूँ मैं आपको, ये वाला हिस्सा ले लूँ ऐसा, तो ये एक और dx हो गया। देखो ज़रा, ये भी क्या हो गया, dx। तो आप इसका भी क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। मतलब आप चाहो तो इस जो y = 2x लाइन जो है, इस y = 2x लाइन के हिसाब से आप पूरा इनफाइनाइट तक का एरिया निकाल सकते हो ना। और आप निकाल क्या रहे हो, एक्चुअल में ये जो आपकी इंक्लाइंड लाइन यानी झुकी हुई लाइन y = 2x है, उसके नीचे का एरिया निकाल रहे हो, x एक्सिस के साथ कितना घिरा हुआ है। एक और चीज़ एक बार और देख लेते हैं। मैं बोलूँ इस तरफ y = dx का एरिया निकालो, तो आप क्या करोगे, यहाँ भी dx निकालने की कोशिश करोगे, ये भी आपका dx है। तो ये भी क्या होगा भाई, आप यहाँ पर इसे भी निकालने की कोशिश कर सकते हो, और कोशिश करोगे तो निकल ही जाएगा। समझ में आया ना, ऐसे मतलब मैं यहाँ से लेकर के यहाँ इनफाइनाइट तक कितने भी छोटी छोटी पट्टियों का एरिया मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। पर हमको इनफाइनाइट की ज़रूरत है ही नहीं, हमारे पास सारी चीज़ डेफिनेट है, कोई लिमिट ही में है हर चीज़, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर हम लिमिट में पढ़ रहे हैं तो लिमिट तो पढ़नी पड़ेगी, क्लियर है, अगर लिमिट में रहेंगे तो। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि भाई ये लिमिट में कैसे करते हैं इसको। मैं बोलता हूँ कि इस पॉइंट से मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट है ये, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम मैं मान लेता हूँ x = a से ये वाला कोई पॉइंट है ऐसा, ठीक है ना, ये पॉइंट, ठीक है। इसका नाम लेता हूँ x = b तक के बीच का एरिया निकालो।
x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक के बीच का एरिया निकालो। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा y इज इक्वल टू, ध्यान देना क्या करूँगा मैं, माफ़ करना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ a से b तक y इंटू डी एक्स। निकाल दूँ मैं इसका एरिया, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ। तो इसको क्या सकते हैं, इंटीग्रेशन a से b, y की वैल्यू कितनी है आपकी 2t, 2x है, 2x ऑफ dx। आप इसको सॉल्व करो, जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो आप निकालोगे एरिया इस लाइन का विथ दी x एक्सिस, ठीक है ना, एरिया ऑफ कर्व या स्ट्रेट लाइन जो बोलना चाहो, एरिया ऑफ कर्व एनक्लोज्ड विथ x एक्सिस, विथ x एक्सिस इन गिवन इंटरवल्स, ठीक है ना, जो इंटरवल है उसके बीच में आप निकाल सकते हो। इसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, इसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। अगर आप सोचें ज़रा, ये एरिया सोचें ज़रा, ध्यान देना, मैं आपसे बोलता हूँ इसका वेरिफिकेशन करने का बहुत आसान तरीका है। आप अच्छे से देखें, जैसे मान लेते हैं ये A है, मैं इसे B मान लेता हूँ, इसे O मान लेता हूँ, ठीक है, इसे मैं M मान लेता हूँ और इसे क्या मान लेता हूँ N। समझना, ये मैं कराऊंगा नहीं, आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप नीट जेईई जैसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो बेसिक पता ही होगा, थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज़ करना है, ठीक है ना, ध्यान दो, क्योंकि लेक्चर खिंच जाता है ज़्यादा। मैं बोलूँ इसका एरिया आपने इंटीग्रेशन से निकाल लिया, ठीक है। अब आप चाहो तो इसे जो आपका ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया आप निकालें, छोटे ट्राइंगल का एरिया आप निकालें, उसके बाद इस बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालें। तो बड़े ट्राइंगल से छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस अंदर का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका नॉर्मल। और यदि मैं बोलूँ कि इंटीग्रेशन से निकालो इसका एरिया, तो आप इंटीग्रेशन से क्या कर सकते हो, इसका एरिया भी निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन से आपने इसका एरिया निकालोगे, जो भी एरिया होगा आप चेक करोगे कि दोनों कैसे हैं, मेरे बराबर हैं, ठीक है, दोनों कैसे हैं, मेरे बराबर हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और अगर नहीं आया है तो इसके आगे देख लो कितना होगा इसका एरिया। देखो इसका एरिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कितना है a टू b, कैंसिल, तो कितना आ गया मेरा, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ, b से a, तो कितना हो गया बेटा अपना, उल्टा कर दिया मैंने a टू b है, एक्चुअली बोलना उल्टा हो गया, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कोई इशू नहीं, ये मेरा क्या हो गया, I निकल के आ गया। मतलब कि एरिया ऑफ दिस रीजन, इस क्षेत्र का एरिया। और ट्राइंगल से निकाल के देखें, ये तो हमारा y है, मान लेते ये हमारा क्या है, y है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो अब, ठीक है, अगर मान लेता हूँ मैं x इज इक्वल टू कितना है, a है, तो उस समय y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a इस फंक्शन से, ठीक है। और अगर x इज इक्वल टू कितना है, b है, तो उस समय y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2b, कोई इशू नहीं। क्यों, बिकॉज y इज इक्वल टू 2x, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, OBM, मान लेते हैं A1 ले लेते हैं, तो कितना आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस ये है, हाइट ये है, तो कितना हो जाएगा, 1/2, बेस कितना है भाई, देखो ज़रा, बेस की वैल्यू देखो, बेस की वैल्यू है a और हाइट की वैल्यू कितनी है, 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, a स्क्वायर आया आपका, a स्क्वायर। बड़ा वाला देखो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसका भी कितना हो जाएगा, A2 कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है b और हाइट कितना है 2b, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, b स्क्वायर ऑफ A2। तो अंदर वाला जी ये वाला एरिया कितना होगा, ये मैंने अभी बताया था ना, बड़ा वाला ट्राइंगल माइनस छोटा वाला ट्राइंगल, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा ए कितना होगा हमारा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। समझता है, ठीक है, बात यही है। अब कितना भी कॉम्प्लिकेटेड तुम घुस जाओ, मतलब सिर्फ इतना ही इंटीग्रेशन का, इज दैट क्लियर, फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। और ये जो लाइन जो है ना, ये इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये फंक्शन जैसा होगा वो लाइन अपने हिसाब से बढ़ जाएगी,
ठीक है ना। अगर मान लेते हैं मैंने फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो y अपने हिसाब से क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट करिए, फिर हम अगला जो पोर्शन है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन वो पढ़ेंगे। ठीक है ना, तब तक स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। चलिए।